नमस्कार। MSG6 में आज हम साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली इसके बारे में जानेंगे। 19वीं शताब्दी से पूर्व खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयोग नगण्य है। नाथों, महानुभाव, पंथियों, वारकरियों और कबीरपंथियों आदि ने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का जो उपयोग किया है उसके पीछे प्रेरणा धर्म की है, ना कि साहित्य की। यानी उनका कहने का मतलब है कि धर्म के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग थोड़ा बहुत इन लोगों ने किया है, लेकिन साहित्यिक रूप में उसके प्रयोग खड़ी बोली का प्रयोग करने की कोशिश की गई हो ऐसा नहीं था। ये अलग बात है कि इनमें से कुछ की रचनाएं साहित्यिक महत्व पा गई हैं। यानी ये अलग बात है कि साहित्यिक रूप में कुछ रचनाएं उभर करके आ गई हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन साहित्यिक रूप में किसी ने इसका उपयोग किया था ऐसा नहीं था। खड़ी बोली को साहित्य के माध्यम के रूप में विकसित करने में इनका योगदान अवश्य स्वीकार करना होगा। अब हम उन लोगों की बात करेंगे जो पूरी तरह से साहित्यिक रूप में जिन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग नहीं किया है और पूरे साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन कतिपय रचनाओं में यानी इन लोगों की कुछ रचनाओं में साहित्यिक रूप में खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने अवश्य किया है। तो वो लोग कौन हैं? तो सचेत रूप में साहित्यिक भाषा के रूप में 1400 में खड़ी बोली का उपयोग अमीर खुसरो ने किया। उन्होंने अपनी पहेलियाँ, मुकरियाँ और कविताएं खड़ी बोली में लिखी, लेकिन उनकी रचनाओं में खड़ी बोली का जो रूप आज मिलता है इसका उपयोग नहीं था। यानी ये उपयोग उस समय रहा होगा, इसमें संदेह किया जाता है। यानी जो आज हम देख रहे हैं खड़ी बोली हिंदी का रूप, वो उस समय 1400 के समय में मिलना जो है एक तरीके से असंभव था। संत कवियों की साखियों के अतिरिक्त मीरा, माधोदास, रहीम, नरहरि, गंग, सूदन, कुलपति, आलम, शेख, भूषण, नागरीदास, ग्वाल, घनानंद, बैनी इत्यादि कवियों की रचनाओं में यत्र तत्र खड़ी बोली के साहित्यिक भाषा के उदाहरण मिलते हैं। यानी इन कवियों की कविताओं में कहीं कहीं साहित्यिक भाषा हमें दिखाई देती है, लेकिन पूरी सभी रचनाओं में इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया हो ऐसा नहीं था। और वैसे ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि जब खड़ी बोली हिंदी थी ही नहीं उस समय, तो प्रयोग कैसे हो सकता है? या तो ये कहिए कि इस समय की लिखी हुई रचनाओं को उन रचनाओं में मिला दिया गया है, या तो ये संभव है कि ये किसी और की कारीगरी है जो इस समय की रचनाओं को उस 1400 की रचनाओं में मिला दिया हो। ये हो सकता है किसी के कलाकार ने कलाकारी दिखा दी हो, लेकिन 1400 की रचनाएं खड़ी बोली में लिखी गई हो ऐसा संभव नहीं है। दरअसल भारतेंदु जी से पहले खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में उपयोग दक्षिण के कवियों और गद्यकारों ने किया। यानी कुछ सामान्य रूप से कुछ दक्षिण के कुछ साहित्यकार थे जिन्होंने इस खड़ी बोली का प्रयोग किया है। वह मूल इन कवियों में गैसुदराज, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इब्न निशाती, शेख सादी आदि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ये खड़ी बोली उर्दू और अरबी से युक्त खड़ी बोली है। सन 1700 के बाद इस दक्षिणी हिंदी का अरबी फारसीकरण किया जाने लगा और बाद में इसे उर्दू घोषित किया गया और इसी को जो है उर्दू कहा गया। जो खड़ी बोली बताई जाती है अरबी और फारसी से युक्त, उसी को उर्दू के नाम से पुकारा जाने लगा। दक्षिणी हिंदी गद्य के लेखकों ख्वाजा बंदे नवाज, गैसुदराज, मीरा जी, शाह बुरहानुद्दीन, अब्दुस समद, मोहम्मद वली उल्लाह कादरी, आबिद शाह, अल हसन उल हुसैनी आदि की गद्य रचनाओं में भी खड़ी बोली हिंदी के दर्शन होते हैं। यानी खड़ी बोली हिंदी दिखाई देती है। उसमें लेखकों के मुसलमान होने और गद्य रचनाओं
में सूफी मत के निरूपण आदि के कारण अरबी फारसी का पुट अवश्य है, लेकिन इतना नहीं कि उसे हिंदी ना कहा जा सके। यानी अरबी फारसी का प्रयोग जरूर किया है इन लोगों ने, लेकिन उसे हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह उन्होंने कहीं भी हिंदी का प्रयोग नहीं किया है। यानी उन्होंने उन लोगों ने हिंदी का साहित्यिक रूप में कहीं ना कहीं प्रयोग किया है। तो हमने आज जितने भी साहित्यकारों के नाम लिए हैं, ये वो साहित्यकार हैं जिन्होंने छिटपुट रूप में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है और उस हिंदी का प्रयोग किया है जो अरबी फारसी से युक्त थी। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कल हम वापस से नए विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।